नमस्कार, लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल पश्चिम बंगाल में है। पहले दौर के मतदान के बाद हिंसा की कई खबरें आईं। निर्वाचन आयोग से कई पार्टियों ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर शिकायत भी की और आज चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया। चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल दौरे पर सबकी निगाहें टिकी थी। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का आश्वासन भी दिया है। आज के बुलेटिन में इन तमाम खबरों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के 2 बड़े राजनीतिक शख्सियतों से राज्यसभा टीवी की खास बातचीत हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। निर्वाचन आयोग का चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल दौरा। ममता बनर्जी को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। पार्टियों ने उठाया निष्पक्ष चुनाव का मुद्दा। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में पहली बार जीतने के लिए चुनाव लड़ने का दावा, तो कांग्रेस का बीजेपी पर और टीएमसी से सांठगांठ का। तमिलनाडु में डीएमडीके पीडब्ल्यूएफ में सीटों पर सहमति। 104 पर डीएमडीके तो 130 पर लड़ेगी पीडब्ल्यूएफ की 5 पार्टियां। पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात। पश्चिम बंगाल में शिकायतों के अंबार के बीच चुनाव आयोग ने प्रदेश का दौरा किया तो आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस थमा दिया। इस पर राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उनके चुनाव के दौरान आसनसोल को जिला बनाने की घोषणा करने के बारे में पूछा गया है। The commission has issued a show cause. It was brought to the knowledge of the commission that some kind of promise was made in for creation of Asansol district, and on that basis there is a detailed show cause notice which will be displayed on our website. वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम हैं और इसका जवाब जनता देगी। আমি যা বলেছি I stand to my point. I strictly stand to my point. সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি ও ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে তোমাদের লোকজন আছে 40টা চিঠি পাঠালেও কোনো লাভ নেই। আমার গণতান্ত্রিক অধিকার তোমরা কেড়ে নিতে পারো না। আমি যা বলেছি বেশ করেছি, হাজার বার বলবো। 123 धारा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का लगातार उन्होंने उल्लंघन किया है, तो इसलिए वो सब मामले भी है, उसके ऊपर जवाब भी मांगना चाहिए था चुनाव आयोग का। पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने पुलिस और प्रशासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। कई दलों ने राज्य के निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग की। साथ ही साथ वहां पे जो 30 लिस्ट जो हम लोगों ने सीईओ को कल दी थी, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है एंड वी हैव रिक्वेस्टेड इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने उसका नोट लिया है। আপনার মুখ কলঙ্কিত করেছে এই রাজ্যের প্রশাসন, এই রাজ্যের সিইও অফিস, ডিএমএসপি এন্ড রুলিং টিএমসি পার্টি। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बाकी दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। The commission has deployed close to 800 companies of central police forces in the election process. All polling locations will be manned by central police forces. 1500 CPF mobiles, 1500 central police forces mobiles will be deployed. पश्चिम बंगाल में बीजेपी, वाम दलों और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मतदान में गड़बड़ी, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और मतदान केंद्र पर कब्जे का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की मांग की है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं से सूबे के तमाम सियासी मसलों पर खास बातचीत की। आइए चलते हैं विशाल दहिया के पास। नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। हम इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, कांग्रेस की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष और सांसद
प्रदीप भट्टाचार्य जी, सर स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। राज्यसभा टीवी को धन्यवाद। एक जो सबसे पहला मुद्दा जो सामने उठकर आता है और जो मैं इस वक्त जानना चाहता हूं, सभी लोग जानना चाहते होंगे कि इस चुनाव में आपने वाम दलों के साथ गठबंधन किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ और क्यों किया गया। देखिए, ये जो सीट शेयरिंग हुआ, ये सीट शेयरिंग ये कोई आर्टिफिशियल मेथड में हुआ नहीं। आम जनता ने अपना मन से ये चीज बना लिया। ये चीज मट्टी से तैयार हुआ। एक दिन राज्यसभा में हम पास कर रहा है, सीताराम येचुरी जी का साइड, ही वॉज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट बेंच। तो हम बोला येचुरी जी आपका सर थोड़ा बात है, तो चलिए बोले ठीक है बात करेंगे। तो हम लोग बाहर आया सेंट्रल हॉल में, बात करके बात स्टार्ट किया। तो हमने बोला येचुरी जी इससे चलेगा कैसे, बंगाल तो पूरा बर्बाद होता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं करें तो फ्यूचर जनरेशन हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करना है, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी में गठबंधन होना चाहिए। ये कैसा होगा? और हाँ, सही बात ही है, ये होना तो बहुत ट्रबल है। ऐसा करो बोलने तो होगा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल एनिमिटी है यहाँ पर। ये एनिमिटी के लिए ही हम लोग 2011 में फाइट किया, और लेफ्ट पार्टी के साथ हमारा जो वर्कर्स लोग का उस संपर्क अच्छा है नहीं, तो ये करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो भी एकमत हुआ, हम भी एकमत हुआ, सहमत हुआ। जो ये नहीं होगा तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हो गया हम लोग ये करेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? टैसिट सपोर्ट हो सकता है, सीट शेयरिंग होता है। आपने और हमने जो वर्ड यूज करता है गठबंधन, गठबंधन तो होगा नहीं, गठबंधन नहीं होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? सीट शेयरिंग करना पड़ेगा। सीट शेयरिंग होगा तो बंगाल में आम जनता का पास वही गठबंधन हो गया। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां है कि आपने पिछले चुनाव में टीएमसी के साथ की मदद की थी। आपकी मदद के चलते टीएमसी सत्ता पाई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, और अब इस वक्त आप उनके खिलाफ वामपंथी दलों के साथ लड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अब ममता बनर्जी की तरफ से आपका जो ये अलायंस है, जो ये गठबंधन है, इसको अनहोली अलायंस करार दिया गया है। लोग देखिए, ये अनहोली है ही नहीं। हम पहले ही आपको बोला, ये आम जनता का राय है, ये हमारा राय है, डिजायर ऑफ द कॉमन पीपल। पहले जो 2011 में हम लोग तो गठबंधन किया ममता जी का साथ, तो हमारा थोड़ा 4-5 चीज था, मुद्दा था। एक, डेमोक्रेसी बंगाल में एस्टेब्लिश करना जरूरी है, इंडस्ट्री लेके आना जरूरी है, वीमेन एट्रोसिटीज पूरा बंद करना जरूरी है, और सबसे ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा ये स्टेट में ज्यादा से ज्यादा है। अभी 1 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, ये लोग को थोड़ा काम देना पड़ेगा। तो 5 साल लेकिन 5 साल में ममता जी कुछ नहीं किया। तो क्या 5 साल में जो उनका आपका मानना है कि जो 5 साल में ममता जी ने क्या किया? ममता जी फिल्म स्टार को बुला के लिया, फिल्म स्टार को प्राइज दे दिया, और थोड़ा सेरेमनी तैयार करते, उत्सव बोलता है इसको, मिट्टी का उत्सव है, स्टील का उत्सव है, डांस का उत्सव है। ये बहुत उत्सव करते करते बंगाल को एकदम बर्बाद कर दिया। लेकिन हम जब बोला बाबा मेहरबानी करके एक तो इंडस्ट्री सेटअप करो, 20 लड़का को वहां पर घुसा दो, नौकरी करेंगे, वो तो सुनता ही नहीं है। बोला हम लैंड देगा नहीं, तो लैंड नहीं देगा तो इंडस्ट्री कहाँ होगा? अरे लैंड बंगाल में 42,000 एकर्स ऑफ लैंड, जो लैंड है वो लैंड को यूटिलाइज करे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, तो बहुत सुंदर चीज हो जाता है। लेकिन वो किया नहीं। उनका माइंडसेट है फिल्म स्टार, मालूम नहीं इनका क्या अट्रैक्शन है फिल्म स्टार का ऊपर में। अब देखिए लोकसभा में 1, 2, 3, 4 फिल्म स्टार को भेज दिया गया। वो लोग क्या करता है? तो ये बंगाल में हुआ, प्राइस राइज जैसा तरीका से हाई होता है वही होता रहे।
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहे, लेडीज लोग का ऊपर में टर्चर चलते ही रहे। एक और मुद्दा जिसे आपकी पार्टी के बड़े नेता उठा रहे हैं लगातार, अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अपनी जो जनसभाएं की उनमें सीधा हमला किया एक ही सांस में ममता बनर्जी और भाजपा के ऊपर, और एक आप लोगों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि अब भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कुछ एक जिसे कहा जाए कि अनकहा समझौता एक किसी तरह का है। तो किस बेसिस पे आप वो कह रहे हैं? एकदम पूरा सही बात ही नहीं आपने किया, सही बात ही किया, क्योंकि बंगाल में दो चीज होता है। एक तो जो एंटी पीपुल एक्टिविटी जब होता है बीजेपी भाजपा ने उसको क्रिटिसाइज करता है, ये सही बात ही है, वो क्रिटिसाइज करता है। मोदी जी खुद आके उनको फ्रॉड गवर्नमेंट हुआ ऐसा वैसा बात नहीं किया, लेकिन जब हम लोग पूछता है व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, वो भी चुप हो जाता है, कोई ने कुछ नहीं करता है। लेकिन राज्यसभा में मजा क्या होता है, जीएसटी बिल हम लोग ने इसको खिलाफ के लिए शोर उठाया, हम लोग ने स्लोगन उठाया, हम लोग ने पूरा बोल दिया गया हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस पहले बोलता है हम सपोर्ट कर देंगे। तो राज्यसभा में उल्टा होता है, यहां में गाली पड़ता है मोदी जी ने, ममता ने गाली पड़ता है, लेकिन राज्यसभा में सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को। व्हाई? इसमें थोड़ा सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो कैसे होता है? अभी आप बोलिए इतना काम चलता रहे बंगाल में, एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, इतना वुमेन एट्रोसिटीज हुआ, सेंट्रल से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम सेक्रेटरी है कभी विजिट किया, क्वेश्चन किया? हमने होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, हमने बहुत बार ने पूछा है ये क्या होता है, लेकिन किसी को भेजा ही नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है बंगाल में तुम जो कुछ करना कर लो, हम तो क्रिटिसाइज करेंगे आपको, लेकिन जो राइट मोमेंट है हम लोग इकट्ठा हो जाएगा। एक और अहम मुद्दा इस चुनाव में जो उभर के सामने आ रहा है वो है करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा। एक स्टिंग ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल में आया सामने जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेता थे जिनको दिखाया गया अनड्यू फेवर लेते हुए, और लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उसे डिफेंड किया है, कहा उसकी टाइमिंग को क्वेश्चन किया है। बंगाल में ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं था, कभी नहीं था। आप सुन लीजिए, हमारा पास हमने एमपी हूं, अपने हमारा घर देखा है, वो जो हमने जहां पर रहता है वो भी वो देखा है। बंगाल में यही कल्चर है, लेकिन ममता जी का राज जब तक स्टार्ट हो गया बंगाल में भ्रष्टाचार घुस गया। स्टिंग ऑपरेशन में एमपी लोग ने रुपया लेता है। हम लोग क्या बोला, जब ममता जी आपने बोलता है आपने जेन्युइन लेडी है, जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, अब जेन्युइन है तो जेन्युइन आपको प्रूव करिए, अब जेन्युइन है, अब सीबीआई को दे दीजिए इसको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। ममता जी तो पहले खारिज कर दिया गया, बोला नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये पूरा फेक है। उसको बाद उनका पार्टी ने बोला हमने इंटरनल इंक्वायरी करेंगे। अरे इंटरनल इंक्वायरी कैसे करेंगे? वो कौन है इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए? वो तो क्रिमिनल केस है, तो इंटरनल इंक्वायरी तो नहीं होता। तो लेकिन सीबीआई में ममता जी कभी नहीं जाएंगे। ये भ्रष्टाचार एकदम ऐसा माफिक हो गया अभी बंगाल में। दूसरा है वो जो हमारा पुल ने गिर गया, 30 आदमी ने निधन हो गया। एक दिन के लिए ममता जी बोला नहीं आई एम सॉरी फॉर दैट इंसिडेंट। और इसको क्यों हुआ? अभी तो कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ। जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सवाल किया वो इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कुछ निकालेगा नहीं। वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कौन सच है कौन गलत किया कुछ नहीं निकालता। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं प्रदीप जी, वो ये कि चुनाव के माहौल में हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं, लेकिन इस चुनाव में आपकी और वामपंथी दलों का जो गठबंधन है उनकी तरफ से चुनाव आयोग पर कड़ा प्रहार किया गया है। राज्य में जो चुनाव आयोग है उसकी एफिशिएंसी पर, उसकी एफिकेसी पर सवाल खड़े किए गए हैं, तो वो किस बेसिस पे आप लोग कर? वो बेसिस ऐसे ही है, आपको तो मालूम है जो इलेक्शन कमीशन को अपना कोई अपरेटर्स है नहीं,
वो काम कराना वाला जो चीज आदमी है वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीओ लेवल, जो सब डिविजन लेवल ऑफिसर लोग है और वर्कर्स लोग है, वही तो काम करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने काम करता है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर में और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इसके ऊपर में थोड़ा मॉनिटरिंग करना जरूरी है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर यहाँ पर है कलकत्ता में, कुछ नहीं करता है। टिमिड आदमी है, बहुत टिमिड आदमी है। इनका असर्ट करने के लिए कोई ताकत है नहीं। तो ऐसा आदमी को देख के बंगाल में इलेक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि बंगाल में हर वक्त इलेक्शन में खून निकालता है, फायरिंग होता है, बमबाजी होता है। तो यहाँ पर टफ रोल प्ले करना बहुत जरूरी है, रफ एंड टफ। लेकिन ये लोग तो रफ एंड टफ है नहीं। ऐसे दुर्बल लोग को देख के इलेक्शन चलेगा नहीं। ये बहुत बार ये लोग का साथ, ये लीडर का साथ, ये ऑफिसर का साथ हम लोग बातचीत किया, लेकिन कोई फैसला अभी तो नहीं देख पाया। धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप भट्टाचार्य जी, कांग्रेस की राज्य इकाई के भूतपूर्व अध्यक्ष और सांसद, जो उम्मीद जता रहे थे कि इस बार कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठबंधन टीएमसी को सत्ता से बाहर करने में सफल होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष जी के साथ। खबर में आज अंबेडकर की याद, रात 8 बजे। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष जी। सर, स्वागत है राज्यसभा टीवी में आपका। चुनावी माहौल अपने पूरे चरम पर है और लगातार एक जो पार्टियां हैं और जो उनके राजनीतिक नेता हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर लगातार वार और पलटवार किए जा रहे हैं। आप से सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपको पार्टी की जो राज्य इकाई की कमान सौंपी गई वो चुनाव से कोई बहुत पहले नहीं सौंपी गई, साल भर से भी कम का समय आपको, 3 महीना पहले, वही 3 महीना पहले। तो क्या आपको लगता है कि ये 3 महीना बहुत कम समय आपके लिए रहा है इस लिहाज से, क्योंकि यहां पर लड़ाई हमेशा पिछले कुछ बार से देखा गया कि टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस की रही है, बीजेपी को अपनी राजनीतिक जगह बनाने में और थोड़ा सा समय लग सकता है? बंगाल में भाजपा पहली बार चुनाव में जीतने के लिए लड़ रही है। अभी तक केवल सहभागिता ही हमारा उद्देश्य होता था। रिजल्ट क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन हम एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए बंगाल में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसके लिए जो भी चीजें जरूरत होती है चुनाव में, सारी प्रकार तैयारी हमारी है। सबसे बड़ी बात, सांगठनिक दृष्टि से हम थोड़ा पीछे थे। यहाँ पिछले साल भर में जो मिसकल से लेकर के जो मेंबरशिप हुई और समिति निर्माण तक, एक साल में हम लोग लगभग जहां 25% बूथ में हमारे समिति अभी 75% 80% हो गया है और चुनाव होते होते 90-95% तक हो जाएगा, वो प्रोसेस में है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। हम चुनाव आधारित संगठन आधारित चुनाव करते हैं, तो इसका नतीजा भी आएगा चुनाव में। पूरी तैयारी के साथ हम लड़ रहे हैं, सब जगह हमारे लोग हैं, सब बूथ में हमारे पोलिंग एजेंट बैठे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार बीजेपी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, यानी कि सीधा इशारा आपकी तरफ ये है कि जो सत्ता की दौड़ है, यानी कि जो राज्य में सरकार बनाने की जो दौड़ है, उसमें आप कह रहे हैं कि बीजेपी अब शामिल है। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से, बाकी जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पे कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस हुआ है, उनकी तरफ से एक बार बार आरोप लगाया जाता है भाजपा पर कि वो ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, उनकी पार्टी के साथ कुछ अनकहा संगठन, कुछ एक तरीके से समझौता इस चुनाव में जरूर है बीजेपी का, जो है, क्या ऐसा है? देखिए, बात बोलने में कोई इसको तथ्य नहीं चाहिए, कोई बोल सकता है और सबसे आसान है। दूसरा, उनके पास बोलने के लिए हमारे खिलाफ है नहीं कुछ, तो ये बोलते जा रहे हैं। लेकिन हमारे सारे नेता, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर जिस प्रकार से और आक्रमण कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो इससे इसका कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों ने परख चुके हैं,
बंगाल का जो दुर्गति है आज ये इन्हीं का हाथ से हुआ है। और पिछले 5 साल में टीएमसी ने इसकी और बुरी हाल कर दी है। तो लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा है कि देश भर में जो विकास का यात्रा चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल को उसमें शामिल करना चाहिए। ममता बनर्जी ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था तृणमूल कांग्रेस का, उस पर एक मोटी तौर पर नजर डालें तो बहुत सारी अचीवमेंट्स गिनवाई गई हैं उसमें। और अब रैली दर रैली हर दिन जो है आरोप जो लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर, जहां जो कि जिसका नेतृत्व आपकी पार्टी कर रही है, कि जो फंड्स हैं वो रिलीज नहीं किए गए हैं वेस्ट बंगाल के लिए। जिस तरह का आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को, पश्चिम बंगाल को, वो नहीं मिला है। देखिए, ये तो सीपीएम वाले भी बोलते थे आज भी, लेकिन वास्तव में इस सरकार बनने का बाद अभी पिछले महीना माननीय मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपया इस सरकार को दिया है, जबकि हम यहाँ सत्ता में नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन जरूरत है जो उनकी प्राप्ति है उससे ज्यादा हम दिए हैं। हर सप्ताह कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ आते हैं, हर अलग अलग विषय पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ममता जी से मिलते हैं, बल्कि उनकी आग्रह कम है हमसे मिलजुल के काम करने के लिए। 1 साल के बाद जाके प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मिला, तब तक सारे चीफ मिनिस्टर मिल चुके थे। अगर उनकी सच में इच्छा होता कि बंगाल का डेवलपमेंट हो तो खुद जाके बात करते, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो निकाले हुए लगभग एक किताब के बराबर है, लिखने के लिए बहुत कुछ है। हकीकत में आप देखिए, बंगाल में कहीं भी घूम के देखिए, हर क्षेत्र में विफल रहा सरकार। मूल तो पब्लिक क्या चाहती है, एक सुरक्षा चाहती है सरकार, कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है। महिलाओं की सुरक्षा में सबसे पीछे है। स्टिंग ऑपरेशन जो सामने आया उससे उनका पूरा असली चेहरा सामने आ गया। लोग पहले विश्वास करते थे कि ये लोग चोर हैं, शारदा का ये सब का घोटाला हुआ है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन उसको सामने ला करके लोगों का सामने साबित कर। करप्शन आप उसे मानेंगे कि एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? भ्रष्टाचार जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हुआ, अभी आप बता रहे थे, वो उसके अलावा भी ये एक मुद्दा 2011 में जब चुनाव हुआ तब भी था, जब ममता बनर्जी एक भारी बहुमत के साथ जीत के आई थी, तब भी इस मुद्दे के बारे में, इस मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आगे लाया गया था। तो क्या एक बार फिर इस चुनाव में यही मुद्दा है? देखिए, करप्शन की मुद्दा बंगाल में उतना बड़ा करप्शन कभी नहीं हुआ, चाहे सेंटर में जो मिनिस्टर रहे या तो स्टेट में, कभी इस प्रकार उनके नाम पर आरोप नहीं आया। लेकिन इस सरकार के समय, बल्कि ये जो चिटफंड की मामला आया है, ये लेफ्टिस्ट के जमाने से ये आया था, लेकिन शुरू किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसको पूरा भरपूर मदद किया, उसका फायदा उठाया। इनके सारे मिनिस्टर, इनके नेता उसमें इन्वॉल्व हो गए और उसके कारण लोगों के सामने आया। लाखों लोग, करीब 30 लाख परिवार इसमें नुकसान उनका हुआ है। तो लोग परेशान हैं, गरीब लोग, ज़्यादातर के निचले तबके के लोग हैं, वो नुकसान उनको हुआ है। अभी इसका कोई रिकवरी हुई नहीं, किसी को सजा नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं। तो इसके बाद स्टिंग ऑपरेशन जब दिखाया, इनके लीडर, इनके मंत्री, इनका नेता पैसा ले रहे हैं अलग अलग बातों पर, तो लोगों को लगा कि बिल्कुल ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। ये बंगाल के समाज के मन में बहुत जबरदस्त चोट लगा है। एक और मुद्दा है जिस पर लेकर ममता बनर्जी लगातार से कहा जाए केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर हमला कर रही है, वो है जो द्वार इलाके में जो टी गार्डन्स को टेक ओवर किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, वहां उनका आरोप है कि उनको दोबारा से शुरू नहीं किया गया। और उस इलाके में खासतौर पे जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया, टी बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया। तो ये भी उस इलाके में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप लोगों के ऊपर आरोप लगातार लगते रहे हैं ममता बनर्जी की तरफ से। देखिए, नॉर्थ में टी गार्डन और साउथ में जूट, ये दोनों इंडस्ट्री काफी बड़ा है, तो ये दोनों में फेलियर है सरकार। यहाँ जूट फैक्ट्री बंद होती है, दूसरा टी गार्डन बंद होता है दूसरा दिन। हजारों लोग, और काम नहीं उनका, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, लोग मारे गए, 80 लोग वहाँ मारे गए नॉर्थ में। साउथ में वही है, यहाँ की छोड़ के जा रहे हैं लोग। अब ममता हमारे ऊपर थोप देती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी ये सरकार आने के बाद हम लोग लगातार प्रयास किया। श्रीमती हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर आई हैं यहाँ, सीतारमण जी, और उन्होंने पूरा व्यवस्था किया। 8-10 को अधिग्रहण किया, कुछ कानूनी अड़चने आई उसमें, लेकिन उसमें राशन देना शुरू कर दिया। जो पैसा उनके राशन के नाम पर दे, उनके हाथ में पैसा देना शुरू कर दिया, कैश। ये सारी परिवर्तन जो वहाँ के लोगों की डिमांड थी वो हमने फुलफिल कर रहे हैं, और ये प्रोसेस आगे चलेगा, उसका कुछ समाधान निकलेगा। आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक बड़े जोर शोर से एक मुद्दे का जिक्र किया गया है, वो है जो अवैध घुसपैठ है उसको रोकने के ऊपर जोर है। और जो जैसे कहा जाए कि अवैध घुसपैठिए जो इस वक्त यहाँ हैं, जो कि आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्हें सबको बाहर किया जाएगा।
आपकी जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल सिन्हा जी, उन्होंने कभी एक आंकड़ा भी दिया था, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। तो पहला तो ये कि क्या इस तरह के आंकड़ों से, इस तरह की फिगर से आप सहमत हैं, और दूसरा ये कि क्या ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बीजेपी के लिए इस चुनाव में? देखिए, हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। 85 से हम घुसपैठ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जितने उस समय लेफ्टिस्ट सरकार थी, इसके बाद भी वो लगातार चलते हुए आ रहा है, इन्होंने बंद नहीं किया है। उसका परिणाम ये हो रहा है देश का। अब देखिए, नॉर्थ में, वेस्टर्न इंडिया में घुसपैठ बंद कर दिया है राष्ट्रीय सरकार ने। इसीलिए देश के भीतर का जो दुर्घटना हो रही थी, लोगों का ऊपर आक्रमण हो रही थी, जीवन हानि, वो बंद हो गया है। लेकिन यहाँ से सारे घुसपैठ होकर देश में इस प्रकार लोग जा रहे हैं जो देश में अस्त व्यस्त कर रहे हैं देश को। सबसे दुर्भाग्य की बात है, वर्धमान का खगड़ागढ़ से लेकर के मालदा, दिनाजपुर, बीरभूम, मेदिनीपुर, हर जगह बॉम्ब विस्फोट हुआ है, या तो इस प्रकार राष्ट्रघाती और घटनाएं घटी है। इसका कारण, इसके पीछे वही घुसपैठ है। पहले से हम बोल रहे हैं कि ये घुसपैठिया लोग ये सारे कर रहे हैं, उसको बंद करने की चेष्टा नहीं है। इसीलिए सुरक्षा एक सबसे बड़ी मुद्दा हो गया है बंगाल में। लोग ये सोच रहे हैं कि ये बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। यहाँ तक चिंता की बात हो गई है। यहाँ संख्या की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसका परिणाम कि वहाँ से जो घुसपैठ हो रही है, और घुसपैठ ही यहाँ नहीं, बांग्लाभाषी मुसलमान आपको दिल्ली में मिलेंगे, चेन्नई में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, हर जगह बड़ी बड़ी शहरों में उनकी कॉलोनी बन चुकी है। और जितने इलीगल, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटी वहीं से संचालित होती है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस हुआ है इस चुनाव में, यानी कि कांग्रेस और वामपंथी दल जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसको ममता बनर्जी अनहोली अलायंस करार देती हैं। इसी चुनावी लड़ाई में आप भी एक दौड़ में शामिल हैं, सत्ता की दौड़ में। आपने कहा कि अब की बार पहली बार बीजेपी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो आपकी क्या राय या प्रतिक्रिया है उस गठबंधन के बारे में, जो कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है आपकी बार? वास्तव में ये दोनों फेल हो चुके हैं, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। स्वतंत्रता के बाद 77 तक कांग्रेस रही, उसके बाद और 11 तक लेफ्टिस्ट रही। ये दोनों के चलते बंगाल का एक खस्ता हाल है। अब दोनों नाकाम स्टूडेंट, दोनों का मार्क्स जोड़ करके क्लास में फर्स्ट होने के लिए प्रयास के दौड़ में है। लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। बात सही है कि ममता की कोई विकल्प नहीं देख रहा था लोगों को। लोग चाहते थे उसको छोड़े तो जाए कहाँ। बीजेपी देश भर में जो आंदोलन और काम शुरू किया, उसका असर यहाँ भी आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारे सीनियर लीडर्स से आ रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं कि हम भी तो हैं दौड़ में। सबको देखा बार बार, एक बार देखो भाजपा का, देखो एक बार। ये मान के चला जाए कि आप जो कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो राजनीतिक, जिसे कहा जाए कि स्पेस था पश्चिम बंगाल में, आप वो चाहते हैं कि वो बीजेपी उस पर अब काबिज रहे? जो है बिल्कुल सही है। बीजेपी को छोड़ करके बंगाल में राजनीति नहीं होगी, सरकार नहीं बनेगी। और चर्चा करना है तो बीजेपी के ऊपर ही चर्चा करना है, क्यों बीजेपी भी वेटिंग में है। 10 दिन पहले भी भाजपा कहीं यहाँ पिक्चर में नहीं था। आज बिना भाजपा को ना कोई मीडिया चल सकता है, ना लोग कोई सोच, ना कोई प्रचार हो सकता है। धीरे धीरे हमारा स्पेस बढ़ रहा है, उनका स्पेस छोटा हो रहा है। जो एकदम आगे बढ़ रहे थे 10 दिन में, हम देखिए बहुत पीछे थे, हम एकदम आगे वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। और जितना चुनाव आगे बढ़ेगा, हमारे स्पेस उतना ज्यादा बढ़ेगा, बाकी लोग पीछे हटते रहेंगे। इस बार की विशेषता चुनाव की यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष जी, जो उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी को इस बार काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि ये आखिरकार पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को तय करना है कि वो किसे चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। हम इसी तरह चुनावी पेशकश, खास मुलाकात आपके सामने लाते रहेंगे।